हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। देखो आज हम फिर हाजिर हैं चैप्टर वाइज मैथ प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। और आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स सेशन 1 में हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को हम वर्बली जवाब दें। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी पर बेस्ड होते हैं। अगर आपको थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन को वर्बली 80 to 90% क्वेश्चन वर्बली जवाब दे पाओगे। तो बिना कुछ समय गंवाए चलो प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। इफ xi greater than 0, y greater than 0, कोई पॉजिटिव सीरीज है, सीरीज वाइज सीरीज है ना, देयर आर n टर्म्स, आर द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स x and y with the geometrical mean p and q respectively, then the geometrical mean of x by y। तो इस सीरीज और y सीरीज के geometrical mean का रेशियो हमको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो geometrical mean x सीरीज y सीरीज, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, अगर p जो होगा x1 x2 डॉट so on टू द पावर 1 by n, और Q जो है ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ y सीरीज है, तो Q इज इक्वल टू y1 y2 y3 इंटू 1 by n, डिवाइड करोगे तो p by q आ जाएगा। तो रेशियो पूछे जाएगा तो दिस विल दैट सर। कितना आसान है। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो p है वो x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू डॉट डॉट so on xn, क्योंकि p ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ दिस सीरीज 1 by n, और Q जो है क्या हो जाएगा y1 इंटू y2 अप टू डॉट डॉट so on yn टू द पावर 1 by n, क्योंकि Q द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ y सीरीज। तो ये तो पता है ज्योमेट्रिकल मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स, पता ही होता है। जब आप इसको डिवाइड करोगे, इन्हीं का रेशियो पूछा जा रहा तो p by q आ जाएगा। दिस इज हाउ वी आंसर इट। तो वर्बली हो रहा कि नहीं हो रहा है। चलो बिना कुछ समय गंवाए अगले क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग क्या करोगे कि यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज -6 एंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज -हाफ। r जो है -हाफ है और b y ऑन x, b y x ऑन x -6 है, और रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, b x ऑन y इज आस्क्ड। तो ये सबको पता है कि r इक्वल टू अंडर रूट b x ऑन y b y ऑन x। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। तो ये -हाफ दिया है इक्वल टू अंडर रूट -6 इंटू b x ऑन y। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4, डिवाइड करोगे इधर 24 तो 1/24 आएगा। अब ये सबको पता है कि ऑल द कोफिशिएंट रिग्रेशन एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑल आर ऑफ सेम साइन, तो आपको माइनस में देना पड़ेगा, तो -1/25। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो सबको पढ़े होगे, अंडर रूट क्या हो जाएगा b यहाँ पर y ऑन x इंटू b x इंटू y, है ना। ये दिया है -हाफ, ये दिया आपका अंडर रूट -6 और इंटू b y x ऑन y। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, डिवाइड 24, तो दिस विल आंसर। सेम साइन के होते हैं इसलिए हमें निगेटिव में आंसर देना होता है। तो ये आपको फार्मूला पता ही होगा, इसका यूज कर लेना, वर्बली कर सकते हो आराम से, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेट ऑफ बायोवेरिएट ऑब्जर्वेशन x1 x2 x1 x2 y2 x3 y2 xn yn and be such that all the values of this are distinct and all observations fall on the straight line with the non-zero slope, then the possible value of the correlation coefficient between x and y। तो भाई यहाँ पर क्या है कि ये सारे पॉइंट किसी लाइन में इंडिकेट कर रहे हैं, कोलिनियर एक लाइन में है, और जिसका स्लोप 0 नहीं है, नॉन जीरो स्लोप है, तो या तो क्या होगा इनका +1 और -1 के बीच में होता है। जब भी कोई स्लोप ऐसे लाइन कोलिनियर होगी, रिक्शन लाइन, ऑल द पॉइंट्स इन वन लाइन, तो उनका जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। तो इस केस में दिस विल आंसर। ये भी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ टॉप लेफ्ट बार कॉर्नर से आप स्टेट में आप राइट मोस्ट अपर मोस्ट राइट मोस्ट कॉर्नर में जाओगे, तो यहाँ से जब हो जाएगी तो परफेक्ट पॉजिटिव, इधर से हो जाएगा परफेक्ट निगेटिव। जब 45 डिग्री बनाएगी लाइन एक्स एक्सिस से तो परफेक्ट पॉजिटिव, और 135 बनाएगा तो परफेक्ट निगेटिव। तो इन दोनों के बीच में हो कुछ भी हो सकता है ना, -1 से 1, क्योंकि नॉन जीरो हॉरिजॉन्टल लाइन है नहीं। ये भी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। अब यहाँ पर क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑग्यूकर। तो ऑग्यूकर से मीडियन बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, पढ़ा होगा। ऑग्यूकर जो आपका बनेगा इस टाइप में शेप में, उसका मीडियन मिडिल पोजिशन है ना, आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में करके बनाते होगे, तो ये ग्राफ से आपको बनता है। तो ये भी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। इसके बाद कह रहा है कि इन एनी डिस्क्रीट सीरीज व्हेन ऑल द वैल्यूज आर नॉट सेम, if x represent the mean deviation about the mean, y represent the standard deviation, then which one of the follow is correct। ये सब पता है, मीन डेविएशन एवरेज स्मॉलर देन ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है।
क्योंकि x यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा xi डिवाइडेड बाई n, और y जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, है ना। तो क्लियरली है कि x इज स्मॉलर देन y, इसका होल स्क्वायर करके n से डिवाइड करके स्क्वायर रूट लोगे तो ये बड़ा होगा, इसकी तुलना में करके देख सकते हो। प्रॉपर्टी भी होती है, तो इट शोज दैट x इज स्मॉलर देन y, आई मीन y इज ग्रेटर देन। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ मीन से अधिक होता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वुड यू एक्सपेक्ट द नेगेटिव कोरिलेशन। तो नेगेटिव कोरिलेशन में क्या है, बाइवेरिएट डेटा में एक चीज़ बढ़े तो दूसरा घटे, अपोजिट डायरेक्शन में अगर चेंजेस हो तो अपोजिट सेम डायरेक्शन तो नेगेटिव कोरिलेशन, अगर सेम डायरेक्शन में चेंजेस होगा तो पॉजिटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव कोरिलेशन के लिए एक बढ़े तो दूसरा घटे। एजेज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, इससे कोई लेना नहीं, दोनों को बढ़ता है। हस्बैंड का एज बढ़ेगा तो वाइफ का तो सेम डायरेक्शन पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। शू साइज एंड इंटेलिजेंस, उसका ऐसे कोई लेना नहीं है कि साइज के आधार पर इंटेलिजेंसी का कोई रिलेशन नहीं रहता है, ठीक है, कोरिलेशन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट्स एंड नंबर ऑफ क्लेम्स दे हैव टू पे, तो क्या होगा अगर क्लेम कम होंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, तो ये तो भाई निगेटिव हो गया, अपोजिट हो गया, तो दिस विल आंसर, है ना। इंश्योरेंस कंपनी का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा जब इंश्योरेंस क्लेम कम लोग करेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ज़्यादा क्लेम करेगा तो प्रॉफिट कम होगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं निगेटिव कोरिलेशन है। तो एक चीज़ बढ़े दूसरा घटे, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो तो हम लोग निगेटिव कोरिलेशन, सेम डायरेक्शन होगा तो नहीं होगा। तो हमारा निगेटिव मिल गया, अगला चेक करने की जरूरत नहीं है, करना तो कर सकते हो। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंप्यूटेड फ्रॉम द सेट 30 ऑब्जर्वेशन इज 0.8, ठीक है। देन द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन नॉट एक्सप्लेन बाय लीनियर रिग्रेशन। तो हम क्या है कि हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट होता है आर स्क्वायर, तो 0.8 का स्क्वायर मतलब 0.64, तो यानी 64% हम डिटरमाइन करेंगे तो रिमेनिंग 36% डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, यही हो जाएगा। तो ये सबको पता है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 0.8 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 60.64, तो यानी 64% वी आर एबल टू डिटरमाइन। तो इस ठीक है, तो रिमेनिंग जो 36% बचेगा उसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, उतना डिटरमाइन कर पाएंगे, उतना डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, आई मीन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो 36% हो जाएगा। तो ये भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज एज द कंबाइंड ग्रुप ऑफ मेन एंड वुमेन इज 25 years. The average age of the group of men is 26 and that of the group of women is 21 years. Then the percentage of men and women in the group respectively. तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करोगे, रेशियो निकालो। अगर रेशियो मालूम हो जाएगा तो परसेंटेज मालूम हो जाएगा। मान लो x मेन है और y वुमेन है, तो कंबाइंड का 25 है तो 25 इक्वल टू हो जाएगा, और मेन का एवरेज एज है 26 तो 26x, और वुमेन का है 21 तो 21y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। बस इतना लिखने की जरूरत है, बाकी वर्बल कर लोगे, है ना। तो एवरेज एज कंबाइंड ग्रुप जो है वो इतना है, क्योंकि एक्स मेन में लिया, वाई वुमेन लिया, तो यहाँ पर सम ऑफ द एज ऑफ द मेन हो गया, सम ऑफ द एज वुमेन डिवाइड नंबर ऑफ दिस, तो पता ही। अब जब मल्टीप्लाई करोगे, इधर आपका 25x है ना, इधर -x हो जाएगा, इधर आपका 25y में हो जाएगा तो 4y, तो x इक्वल टू 4y, तो x इज टू y इक्वल टू 4:1, तो 4:1 इसमें कहाँ दिख रहा है, कहीं दिख रहा है 4:1, दिस द आंसर, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू आपका 4y हो जाएगा, 4y, तो x बाई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 4:1, तो 4:1 दिस लो। यानी कुल मिलाकर के आउट ऑफ 100 में 80% मेन है और 20% वुमेन है, ऐसे परसेंटेज बोल सकते हो। रेशियो पता है तो सब कुछ पता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि द टू वेरिएबल्स x एंड y आर इंडिपेंडेंट, देन व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन देम। इंडिपेंडेंट केस में कोएफिशिएंट कोरिलेशन 0 होता है, होता नहीं। डिपेंडेंट होंगे तभी तो एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, या एक ही तरफ बढ़ेगा, तो इसमें कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी होगी तभी कोरिलेशन होगा। मेन हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब इंडिपेंडेंट हैं वेरिएट्स तो एक पे फर्क दूसरे पे नहीं पड़ा, एक में चेंज लाएंगे दूसरे फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट टू ईच अदर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कर मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50, द स्टैंडर्ड वेरिएशन इज 10 है, अच्छी बात है। कि 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो जब 5 सब्ट्रैक्ट करो तो आपका मीन जो है वो
5 कम हो जाएगा, 45 हो जाएगा। एंड देन इट इज डिवाइडेड बाई 4, देन व्हाट विल बी द न्यू मीन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द रिस्पेक्टिवली, वर्बली आ जाएगा। देखिएगा कि 100 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है 50 है, 50 है, जस्ट एक मिनट इसका, यस, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका 50 है, और जब 5 घटाओगे तो मीन क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। जब भी आपको पता है कि अगर एक कोई फिक्स क्वांटिटी हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मीन भी ऐड सब्ट्रैक्ट उतने हो जाता है। तो 45 बचेगा, 5 घटाओगे तो एवरेज मीन विल बी 45, और भाई 4 से डिवाइड करोगे 45 डिवाइडेड बाई 4 तो 11.25 हो जाएगा। अब रही बात कि स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर क्या है, ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे डिवाइड करने में फर्क पड़ता है। डिवाइड करो डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 को स्टैंडर्ड डेविएशन में 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा, तो आपका मीन हो गया 11.25 और ये हो जाएगा 2.5, तो दिस विल बी द आंसर, है ना। ठीक है, समझ में आई बात, क्योंकि यहाँ पर 100 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 50 है, हर एक ऑब्जर्वेशन में 5 घटा दे तो मीन 45 हो जाएगा, और 45 को 4 से डिवाइड करोगे तो 11.25 हो जाएगा। और क्या होगा, ऐड करने से स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करो के से तो k टाइम्स हो जाएगा, और डिवाइड करोगे k टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 10/4 स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 2.5 हो जाएगा। तो बोथ द थिंग्स कैन बी डन वर्बली, इवन वर्बली कर सकते हो, इसमें कोई पेन की जरूरत नहीं, समझाने के लिए मैंने यूज किया। तो दिस वे कैन गेट इट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ values from the arithmetic mean is always 0। तो algebraic sum of division taken from mean is always 0, तो प्रॉपर्टी होते हैं सिग्मा xi माइनस x बार डिवाइडेड बाई इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। और अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन फॉर सिमेट्रिक में तो तीनों बराबर होते हैं, मीन मीडियन मोड, है ना। तो ये तो गलत हो गया, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। ये आपको पता होगा सिग्मा xi माइनस x बार इट इज इक्वल टू 0 है। अलजेब्रिक सम ऑफ डिविजन विद रिस्पेक्ट टू द मीन इज ऑलवेज 0 प्रॉपर्टी होती है। Let us move to the next question. Next question क्या कह रहा है कि the correlation coefficient between x and y इतना है 0.6 है। The random variable z and w are defined as z equal to x plus y, यानी इसमें 5 जोड़ दिया, w equal to y by 3 डिवाइड कर दिया 3 से। Then the correlation coefficient between y and z, एक्चुअली ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल एंड ओरिजिन होता है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 0.06 होगा। सबको पता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्केल एंड ओरिजिन, तो यहाँ पर आप कितना जोड़ दो घटा करो डिवाइड करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल रिमेन सेम। तो दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कि इस केस में इफ ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 20 आर मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है, देन व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग सीरीज। तो पहले हम बिना मल्टीप्लाई करे वेरिएंस करेंगे, तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू होता है n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। तो 20 का स्क्वायर करोगे तो 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 माइनस 1 399 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो आपका हो जाएगा 33.25, और फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएंस 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 33.25 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 229.25 आना चाहिए। तो दिस विल बी द आंसर। देखिए यहाँ बने क्या, सिग्मा स्क्वायर होता है n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ पहले 20 नेचुरल नंबर 20 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपका करोगे तो 399 डिवाइडेड बाई 12 इसका हो जाएगा 33.25 हो जाएगा। अब कह रहा है कि वेरिएंस अगर मल्टीप्लाई कर दें तो न्यू वेरिएंस क्या हो जाएगा, न्यू वेरिएंस तो स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करो स्टैंडर्ड 3 गुना हो जाएगा, वेरिएंस 3 स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 33.25 मल्टीप्लाई करोगे तो 299.25 विल बी द आंसर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, चाहो तो आप करके यू कर सकते हो, है ना। तो इसमें बहुत टफ नहीं है, ये तो फार्मूला होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन आपका जो है आपका स्क्वायर रूट आप दिस तो वेरिएंस स्क्वायर रूट हट जाएगा, पहले नेचुरल नंबर के लिए होता है ना। तो पढ़े भी होगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कह रहा है इस केस में कि द वेरिएबल्स x एंड y, देन द टू वेरिएबल्स फॉर द वेरिएबल्स x एंड y, देन द टू रेक्टल लाइन दिस एंड दिस, व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ x बार y बार एंड और रिस्पेक्टिवली। तो पहली बात देखो x बार y बार इज द क्या होता है, मीन ऑफ x सीरीज है, मीन ऑफ y सीरीज ऑफ द बायोवेट डेटा। तो इनका जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, सोल्यूशन होता है, तो सोल्यूशन में x कोऑर्डिनेट विल बी x बार, y कोऑर्डिनेट y विल बी y बार, है ना।
और आर क्या हो जाएगा, तो आर का रिक्सन कोफिशिएंट का जो है वो 1 से कम होना चाहिए, तो यहाँ पर x इक्वल टू लिखोगे तभी तो -1/6 आएगा। इधर y इक्वल टू लिखोगे तो 3/2 है ना, तो मल्टीप्लाई करो अंडर बी एक्स एंड वाई, बी वाई सोल्व करोगे तो 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट लिया 1/2, n/2 का मतलब 0.5, तो 0.5 आएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस रिक्सन कोफिशिएंट निगेटिव है तो माइनस में 0.25, तो आर की वैल्यू वर्बली आ रही है। यहाँ पर x इक्वल टू आ जाएगा -1/6 कोफिशिएंट आ जाएगा, और y इक्वल टू लिखोगे तो -3/2 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई किया तो 3/12, 3 बचे 12 का 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट लोगे तो 1/2, 1/2 का मतलब हाफ, तो 0.5 निगेटिव आएगा, क्योंकि आर एंड बी एक्स एंड वाई, बी वाई एंड एक्स, आई मीन रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑल आर ऑफ सेम साइन। तो यहाँ पर निगेटिव आएगा, तो निगेटिव यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इन दोनों में ही कोई होगा। इसमें तो +0.5 प्लस पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे तीनों कोफिशिएंट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं प्रॉपर्टी। अब इनमें से बात करते हैं कौन है, दो जगह है, तो ये आपको सेटिस्फाई करा लो, क्योंकि x बार y बार विल बी द मीन ऑफ x सीरीज एंड मीन ऑफ y सीरीज, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिक्शन लाइंस। तो इनका सोल्यूशन में करोगे तो x कोऑर्डिनेट जो आएगा, x वैल्यू आएगी वो मीन ऑफ x सीरीज, y वैल्यू मीन ऑफ y सीरीज। और जैसे आप 20/9 डालते हो x जहाँ पर, y जहाँ पर 35/9 डालोगे तो आ जाएगा आपका 120 डिवाइडेड बाई 9 और इधर 35, 120 35 डिवाइडेड बाई 9 30 आएगा नहीं, तो ये तो करेगा नहीं, तो ये बचाइए। अब चेक कर, नन ऑफ दीज है नहीं, इन दोनों में ही होगा। मैंने पहले आर निकाल लिया तो 2 रिजेक्ट हो गए, और इसमें आप डालोगे तो आराम से आना ही पड़ेगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पहला रिजेक्ट हो गया, सिंपल कैलकुलेशन था, चाहे करके देख लो। तो कॉमन सेंस यूज करो, जितना जरूरत है उतना ही करो, फालतू में समय नहीं बर्बाद करना है। The class marks in the frequency table are given as 5, 10, 15 and so on. Then class limits of the first 5 classes, तो क्या करोगे, 5, 10 है, 5, 5 का अंतर है, तो आप क्या करोगे, आपका इसको डिफरेंस करोगे तो 2.5 आएगा, है ना, 5, 5 का अंतर है, तो क्लास का विड्थ 2.5 होगा, 5 होगा, 5 का आधा किया 2.5, तो 2.5 इसमें जोड़ोगे घटाओगे तो अब 2.5, 7.5, इधर आपका 7.5, 12.5, 2.5 जोड़ोगे घटाओगे, तो जब भी विड्थ निकालना है, विड्थ यहाँ पर जो है 5, 5 का है ना, 5, 5 का विड्थ है, तो विड्थ का यानी अपर लिमिट लोअर लिमिट जोड़ कर डिवाइड करोगे एक तरीके से, है ना, तो उससे का मिडिल वैल्यू आती है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मिड ऑफ द क्लास जिसको बोलते हैं, तो हम लोग क्या करें, 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, तो 5 का आधा किया 2.5, 2.5 जोड़ोगे घटाओ तो रही जाएगी, मिडिल का जाएगा, तो 2.5 में जोड़ोगे घटाओगे तो तो जब भी आपका विड्थ ऑफ क्लास मालूम चल गई, उसका आधा करिए और एक तरफ जोड़ोगे, दूसरी तरफ तो घटाओगे तो लोअर लिमिट, और जोड़ोगे तो अपर लिमिट, फिर इसमें घटाओगे तो अगले क्लास की लोअर लिमिट, फिर जोड़ोगे तो अगले क्लास की अपर लिमिट, तो यही इसमें आ रहा है। तो दिस विल बी आंसर। इसमें क्या करोगे, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 4.4, वेरिएंस इतना है, देन 3 ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशंस आर दिस 1 to 6 है, व्हाट इज द अदर 2 ऑब्जर्वेशन, क्या दिक्कत है, एक से ही काम चल जाएगा। देखिए जब मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इतना है, तो मीन 4.4 इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आपका 4.4 इंटू 5 करोगे तो 22 आएगा, 22 में 3 ऑब्जर्वेशन ये हैं, 3 ऑब्जर्वेशन ये है, तो आपका 3 9, तो 22 में 9 गया तो 13 बचा, तो जो ऑब्जर्वेशन 2 बचे उनका सम 13 होना चाहिए, तो 13 किस में है, 9 4 15, 9 4 13, यही है आपका, वो है नहीं इसका आंसर। अब इसी से हो गया, हमको क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा कि हमको इसी से काम चल गया, तो वेरिएंस का कोई यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें मालूम है, ये सबको पता है कि 4.5 मीन इक्वल टू होता है सम डिवाइडेड बाई 5, तो ये तो 4.2 है, 4.4 है सॉरी, तो मल्टीप्लाई करोगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया 22, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 आएगा, और 22 में 3 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, है ना, 9 हटा दोगे तो 13 बचा, 13 का सम आ रहा ही आ रहा है, बाकी वही नहीं रहा, दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा वर्बल हो सकता है। हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मीडियन। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओगे तो टाइम होगा, मीडियन क्या होता है, मिडिल वाला जो आइटम होगा डिस्क्रीट में, तो अगर हम मिडिल में अगर 3 लेते हैं मान लो थोड़ी देर के लिए, तो इधर बहुत कम बहुत ज़्यादा होगा, 4 लेंगे इसका, तो इधर 45 15 30, 45 15 60 63 हुआ, और इधर आपका जो 4 लोगे तो इधर बहुत ज़्यादा हो गया, 50 36 मिडिल से ज़्यादा हो गया, इधर का वैल्यू ज़्यादा हो गया, इधर कम हो गया, तो इसका मतलब इसमें आगे में जाएगा, तो इसमें तो हो नहीं रहा, इसके इधर तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी जोड़ करके देख लो, तो इस केस में आगे जब करोगे 5वें में ही होगा, 5वें इधर आपका बढ़ रहा है, इधर कम हो जा रहा है, तो 5वें का शुरुआत में होगा, तो 1 ऑफ द ऑब्जर्वेशन 5 जो 50 बार आया है, तो शुरुआत में ही 5 कोई ना कोई इसका मीडियन होगा,
तो इसलिए दिस विल आंसर, क्योंकि अगर 4 लेते हो तो इसके इधर तो बहुत कम, इसके इधर बहुत है। मीडियन क्या होता है, मिडिल का पोजीशन बताता है, इसीलिए पोजीशन और बोलते हैं। तो ये जब आप लिखोगे 1 को 3 बार, 2 को 15 बार, 3 को 45 बार ऐसे करके लिखोगे तो मिडिल में जो ऑब्जर्वेशन होगा, आधे डेटा इधर आधे उधर, तो दैट विल द मीडियन। तो यहाँ जब 4 लोगे तो इधर तो आपका 45 60 63 ही हो रहे हैं, और इधर तो बात देखो 83 हो गया, फिर और जोड़ोगे बहुत हो गया, 100 के से ऊपर ही जा रहा है या ये करके, इधर आप से उधर ज़्यादा हो रहा है, तो 4 तो होगा नहीं, 4 किधर, तो स्वाभाविक आगे वाले में 5 होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना के करोगे, फिर n/2 से डिवाइड करोगे, तब उसके करस्पॉन्डिंग देखोगे तो टाइम लगेगा। देख लो किस पर मीडियल पड़ रहा है, ठीक है, उसी के अनुसार निकाल लो, तो कैलकुलेशन बच जाएगा, वर्बल हो जाएगा। मेथड में जाओगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिका करके सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी n आएगा, n से डिवाइड करोगे, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखोगे तो वहीं पर 5 आएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 50 एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 10। ठीक है, 5 एडेड टू ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, देन व्हाट विल बी द न्यू मीन। अरे 5 जोड़ोगे तो 55 हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डिविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 ही रहेगा, क्योंकि ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने पर स्टैंडर्ड डिविएशन इज नॉट चेंज। स्टैंडर्ड डिविएशन इज नॉट चेंज बाय सब्ट्रैक्टिंग। कहाँ पर हम लोग 10 चेंज हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 पे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 पे थे, करेक्ट। तो यहाँ पर पता है कि मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन 50 और 5 इज एडेड टू, तो जब 5 ऐड करोगे हर एक ऑब्जर्वेशन में मीन विल आल्सो बी इंक्रीज बाय 5, तो 55 हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डिविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, हर एक ऑब्जर्वेशन में फर्क कब पड़ेगा स्टैंडर्ड में, जब आप डिवाइड मल्टीप्लाई करो, के से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन विल बिकम के टाइम्स, मल्टीप्लाई करने पर और डिवाइड करने पर डिवाइड हो जाएगा, है ना, समथिंग बाई के। तो कुल मिलाकर के सिर्फ हम ऐड कर रहे हैं तो मीन बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दिस इज ओनली ऑप्शन जो कि वर्बल है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेंज ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन ए वेरिएबल इज x इज नोन टू बी 25। अच्छा, एंड y इक्वल टू दिस, देन व्हाट विल द रेंज ऑफ द सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन ऑन y। तो y इक्वल टू x, तो यहाँ पर इस केस में इसका यहाँ पर क्या है, क्या 3 टाइम्स ऑफ x हो गया, तो 25 है, तो 25 इंटू 3 75 हो जाएगा, और जोड़ने पे फर्क पड़ेगा नहीं, तो दिस विल आंसर। ये सबको पता है कि रेंज जब निकालना है तो मल्टीप्लाई करने पर उतना टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वेरिएशन डिविएशन जो है के टाइम्स हो जाएगा, लेकिन ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दिया है कि रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरिएबल x का वेरिएबल 25 है, उसको 3 गुना करो 3x हो रहा है, तो 75 हो जाएगा, और जोड़ने घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दिस विल आंसर। ये भी सिंपल सा प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, और इसीलिए आराम से जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, v इज द वेरिएंस ऑफ, if v is the variance and m is the mean of the first 50 natural number, then what is the value of v plus m square। तो v variance है, variance मतलब n square minus 1 divided by 12। तो पहले 15 नेचुरल नंबर को 15 स्क्वायर करोगे तो 225 माइनस 1 224 डिवाइडेड बाई 12, तो 224 डिवाइडेड बाई 12 को अगर 3 से कट करेंगे तो 56 डिवाइडेड बाई 3 19 के करीब आएगा। और जो मीन होगा वो मिडिल का होगा 8वां टर्म, पहले नेचुरल नंबर में 15 टर्म में बीच वाला 8वां होगा, तो 8 के 64 64 और 19 करीब 83 के आसपास आएगा, तो 83 के आसपास ये तो देगा नहीं, है ना, ये तो आपका 41 दे रहा है समथिंग, और ये आपका 83 देगा नहीं, ये आपका 83 24 हाँ ये दे रहा है करीब करीब, तो दिस विल आंसर। एक्चुअल कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा समय लगेगा, और वर्बली करोगे तो अप्रॉक्सीमेट में आ जाएगा, नन ऑफ दीज है नहीं। देखिए कैसे कर रहे हैं, तो v यहाँ पर एक तरीके से v प्लस m स्क्वायर का मतलब हो गया, यहाँ पर जो वेरिएंस है वो n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 फार्मूला होता है, और ये आपका यहाँ का पहले 15 नेचुरल नंबर में मिडिल टर्म वाला, क्योंकि वो एपी बनाएगा, तो एपी में अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 हैं 15 है, तो बीच में वाला टर्म 8वां होगा, 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 8 आएगा, तो 8वां जो टर्म होगा यानी 8वां नंबर होगा वो क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा, तो 8 स्क्वायर मतलब 64, 8 स्क्वायर ही लिख देते हैं, 8 का स्क्वायर, समझ रहे होगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है m स्क्वायर, m मीन है, पहले n नेचुरल नंबर में किसी एपी में मिडिल टर्म ही मीन होता है, तो आप देखो 1 से 15 तक लिखने के बाद देखो मिडिल टर्म 8वां होगा, तो 8वां ही एवरेज मीन हो जाएगा, है ना, तो मीन का स्क्वायर ये। अब ये मैंने क्या वर्बली कोशिश किया करने की, जो कि आप भी कर पाओगे। यहाँ पर क्या है, पहले 15 की बात होगी तो 15 स्क्वायर हो जाएगा, 15 स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 225 माइनस 1 224 डिवाइडेड बाई 12 और प्लस 64, इसी को मैं करूँगा 56 डिवाइडेड बाई 3, तो ये डिवाइड करोगे तो आपका 19 से थोड़ा कम आएगा, है ना,
19 के आसपास आएगा। 19 प्लस कितना हो जाएगा 64, 83, 83 के आसपास आएगा। 83 पास इसे मिल रहा है। एक्चुअल करोगे तो यही आएगा, लेकिन हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि समय बचाना है ना। तो बाकी चेक करिए, बाकी नहीं आ रहा है, 83 के आसपास ही आ रहा है नियर बाई, तो इससे काम बन जाएगा। तो देखो हम लोग कैसे सोच करके कोशिश करेंगे, वर्बली तो बनेगा। अब कोशिश नहीं करोगे, आदत डालोगे, हर चीज़ में कैलकुलेशन करना, पेन यूज करना है, तो फिर उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो अपने आप को चेंज करना है। ऐसे और भी हम सेशन 1 अभी कराएं, सेशन 2, 3, 4 ऐसे कराएंगे, बहुत सारे सेशन। जब प्रैक्टिस करोगे तो आदत बन जाएगी, आदत बन जाएगी तो औरों को पिछाड़ पाओगे तो अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।